सभी साथियों को जय हिंद। आपका दोस्त डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक लिटरेरी टर्म्स को करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसको करने के बाद आपको लिटरेरी टर्म्स में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं रहे, आपको कोई अन्य बुक डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं रहे। इस प्रकार से आज हम इस टॉपिक को करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले एक सूचना, हम साप्ताहिक प्री रीट का आयोजन करते हैं, प्री रीट इंग्लिश का, जिसमें राजस्थान भर से अभ्यर्थी भाग लेते हैं। उनको पेपर दिया जाता है ऑनलाइन, दूसरे दिन उसको मार्क्स दिए जाते हैं। अभी तक यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, प्री रीट देना चाहते हैं, राजस्थान भर में अपनी रैंक जानना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाह रहे हैं और साप्ताहिक टेस्ट भी देना चाह रहे हैं, यानी माइनर टेस्ट है, सप्ताह में 1-2 माइनर टेस्ट भी आप देना चाह रहे हैं, तो आप इस नंबर पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मात्र आपको एक मैसेज भेजना होता है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज, बहुत आसान प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन की। आप इस पे एक मैसेज कीजिएगा जिसमें अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। बस इतना ही करना आपको। तो निश्चित रूप से आप ये करेंगे यदि आप पहली बार चैनल पे हैं तो। अब हम आते हैं हमारे आज के बिंदु पे, बहुत शानदार टॉपिक लिटरेरी टर्म्स। क्या होते हैं लिटरेरी टर्म्स ये हम नहीं जानेंगे, सीधा टॉपिक पे आते हैं। और पहला जो आपके सिलेबस में लिटरेरी टर्म है वो है SONNET। ये पहला लिटरेरी टर्म आपके सिलेबस में है। सबसे पहले आप इसका सही प्रोनाउंसिएशन जानेंगे, सही ट्रांसक्रिप्शन क्या है ये जानेंगे। इसका सही ट्रांसक्रिप्शन है सोनेट, ये है इसका सही ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे आप लोग इसको? सोनेट बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? सोनेट नहीं बोलेंगे। क्लियर? पढ़ना शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन ये आता है कि सोनेट शब्द कहां से लिया हुआ है, और जहां से लिया हुआ है वो शब्द कौन सा है, उस शब्द का मीनिंग क्या है, ये दो चीज आप जानेंगे। तो इसमें हमने लिख दिया है कि सोनेट वर्ड जो है डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो। ये कहां से लिया हुआ है? एक इटालियन वर्ड है और वो वर्ड कौन सा है? सोनेटो वर्ड लिया हुआ है। इस इटालियन वर्ड सोनेटो का मतलब होता है अ लिटिल सॉन्ग या फिर स्मॉल लिरिक। क्या होता है इसका मतलब? अ लिटिल सॉन्ग या फिर स्मॉल लिरिक। तो ये आपको याद रखना है कि सोनेट वर्ड कहाँ से लिया हुआ है? इटालियन वर्ड सोनेटो से। उसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग या फिर ए स्मॉल लिरिक। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब हम। सोनेट है क्या, इसको जानने का प्रयास करते हैं। सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम। सब जानते हैं, जिस जिस बच्चे ने तैयारी की है वो सब जानता है कि एक 14 लाइन की पोएम होती है। तो ये आप भी जानते हैं, लेकिन हमें इससे बहुत आगे जानना है। 14 लाइन की पोएम, सभी की सभी 14 लाइन की पोएम सोनेट नहीं होती है। एवरी 14 लाइन पोएम इज नॉट ए सोनेट। हर 14 लाइन की पोएम सोनेट नहीं होती है। तो फिर दूसरी क्या शर्त होनी चाहिए? 14 लाइन की पोएम जो है वो कैसे लिखी जानी चाहिए? वो लिखी जानी चाहिए दैट मस्ट बी रिटन इन आइएम्बिक पेंटामीटर। वो आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जानी चाहिए। अब इतना पूछते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जो प्रतियोगिताओं का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो हो सकता है कि वो आपको इसमें से ही कुछ पूछ ले कि व्हाट इज आइएम्बिक। आइएम्बिक क्या है जान ले हम थोड़ा सा, कहीं से पूछेगा। आइएम्बिक का मतलब होता है कि सबसे पहले अनस्ट्रेस सिलेबल आए, यानी जो आप लिखेंगे उसमें पहली मात्रा छोटी होनी चाहिए। पहला जो सिलेबल है, सिलेबल का मतलब होता है ऑडियोबल वोवल साउंड। ठीक है, आप मात्रा कह के मान लें, यानी पहली जो मात्रा है उसमें पहला जो सिलेबल है वो कैसा होना चाहिए? अनस्ट्रेस होना चाहिए। उस अनस्ट्रेस सिलेबल के बाद लॉन्ग स्ट्रेस सिलेबल आना चाहिए। फिर उसके बाद कैसा होना चाहिए? अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस। इस प्रकार से जो लिखी जाती हैं उनको आइएम्बिक कहते हैं। क्लियर होगी बात ये? यानी पहले आप हिंदी में आपने कभी पढ़ा होगा कि एक गुरु होता है और एक लघु होता है। ठीक है,
गुरु और लघु, तो इसमें पहले क्या आना चाहिए, लघु, और उसके बाद क्या आना चाहिए, गुरु आना चाहिए। यहां तक समझ में आ गई। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, पेंटामीटर। पेंटा का मतलब क्या होता है, 5, और मीटर का मतलब होता है 2 सिलेबल जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक मीटर बनाएंगे, फीट बनाएंगे, फीट। ठीक है, ये भी क्लियर हो गई। तो इसका मतलब सिलेबल कितने हो गए, 5, पेंटा मीन्स 5 और 2 है तो 5 × 10, यानी सोनेट की हर एक लाइन में कितने सिलेबल होते हैं, 10 सिलेबल होते हैं। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन ए सोनेट लाइन, एक सोनेट लाइन में कितने सिलेबल होते हैं, व्हाट शुड बी योर आंसर, आपका जवाब क्या होना चाहिए, बताइए भी एक बार। आपका जवाब निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, 10 सिलेबल होते हैं। हर एक सोनेट की लाइन में कितने सिलेबल होते हैं, 10 सिलेबल होते हैं। वो 10 सिलेबल कैसे अरेंज होते हैं, पहले अनस्ट्रेस आता है, उसके बाद क्या आता है, स्ट्रेस आता है। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। पेंटामीटर, ईच लाइन हैज, पेंटामीटर का मतलब ये होता है कि हर लाइन में कितने होते हैं, 10 सिलेबल होते हैं। ठीक है, आप चाहें तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे सकता हूं और बता सकता हूं कि किस प्रकार से 10 सिलेबल होते हैं। चलो देते हैं एक बार। आपने विलियम शेक्सपियर की बहुत शानदार सोनेट शेल आई कंपेयर दी का नाम सुना होगा। उसकी पहली लाइन में लिख रहा हूं, शेल आई कंपेयर दाई, पहली लाइन लिख रहे हैं हम लोग, शेल आई कंपेयर दाई टू ए समर्स डे, टू ए समर्स, SUMMER, टू ए समर्स डे, ये पहली लाइन है। अब देखते हैं इसमें 10 है कि नहीं है। शेल में कितने सिलेबल हैं आप सब जानते हैं, एक सिलेबल है। आई, सेल आई, कंपेयर 2 है इसमें, एक सेल आई कंपेयर, डाई इसमें भी एक ही है सिलेबल, 2 इसमें भी एक ही सिलेबल है, एक ही सिलेबल है। समर इसमें 2 सिलेबल हैं, और डे इसमें भी कितने हैं, एक सिलेबल। कितने हो गए देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से सोनेट की हर एक लाइन में कितने होते हैं, 10 सिलेबल होते हैं। आपको इस प्रकार से जानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको कोई लाइन देंगे और पूछेंगे कितने, आपको इतना जानना है कि कितने सिलेबल होते हैं, सिर्फ 10 सिलेबल होते हैं। ये तो मैंने आपकी सिर्फ जानकारी के लिए बताया है। अब आते हैं इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, सोनेट की क्या परिभाषा होनी चाहिए, देखते हैं। ये होनी चाहिए, एवरी 14 लाइन पोएम इज नॉट ए सोनेट, हर 14 लाइन की पोएम क्या नहीं होती है, सोनेट नहीं होती है, अनलेस, जब तक इट इज रिटन इन आइएम्बिक पेंटामीटर, जब तक इसको किस में नहीं लिखा जाए, आइएम्बिक पेंटामीटर में नहीं लिखा जाए। यहां तक चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अपन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ओरिजिन प्लेस ऑफ सोनेट, सोनेट का ओरिजिन प्लेस कहां है, कहां इसकी उत्पत्ति हुई, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। सोनेट वॉज ओरिजिनेटेड इन इटली, कहां है, इटली में। बस इतनी ही 1 लाइन क्वेश्चन, आपको एक एक लाइन अच्छे से याद कर लेनी है बस, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है फादर ऑफ सोनेट, सोनेट के फादर किसको कहा जाता है, जिसने सबसे पहले सोनेट लिखने का प्रयास किया वही कौन है, फादर ऑफ सोनेट कहा जाना चाहिए। देखिएगा, सोनेट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द 14th सेंचुरी इटालियन पोइट, 14वीं शताब्दी के एक इटालियन पोइट थे। उस इटालियन पोइट का नाम क्या था, बताइए भी, क्या नाम था, पेट्रार्क, आप जानते हैं। फिर उसी के नाम पे पेट्रार्कन सोनेट हुई। क्या नाम था उनका, इटालियन सोनेट लिखने वाले पहले आदमी का नाम जिसने इसको पॉपुलर किया, ठीक है, वो कौन था, इटालियन पोइट था जिसका नाम क्या था, पेट्रार्क। ठीक है, इस पेट्रार्क ने सबसे पहले सोनेट को पॉपुलर करने का प्रयास किया, उसको लिखने का प्रयास किया, उसको प्रसिद्धि दिलाने का प्रयास किया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सोनेट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट नहीं, फादर ऑफ सोनेट कहा जाता है इसको, सिर्फ इंग्लिश सोनेट नहीं, वो आगे पढ़ेंगे हम। इस आदमी ने क्या किया, सोनेट्स लिखी, कितनी सोनेट्स लिखी, 366 सोनेट्स लिखी। किसके बारे में लिखी सोनेट्स, ही रॉट अबाउट हिज लव, अपनी प्रेमिका के बारे में। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट गर्ल, लोरा, LAURA, द नेम ऑफ दैट गर्ल वाज लोरा। इसीलिए इस आदमी को
फादर ऑफ ए सोनेट कहा जाता है। सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ ए सोनेट। समझ में आ गई? ये आपको याद रहे या नहीं रहे कि उसकी बिलेवेड या प्रेमिका का नाम क्या था, कोई दिक्कत नहीं। उसने कितनी सोनेट लिखी ये भी याद नहीं रही तो कोई बात नहीं है। आपको इतना याद रहना चाहिए कि उस आदमी का नाम क्या था, पेट्रार्क था। वो 14वीं शताब्दी के इटालियन पोइट थे, सबसे पहले उन्होंने लिखी, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ए सोनेट कहा जाता है। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट क्योंकि उन्होंने तो किस में लिखी, इटालियन में लिखी, वो तो इटली के थे। फिर इंग्लिश सोनेट किसने? दो आदमियों के नाम आपको याद रखने हैं, टॉम स्वॉट, कोई भी थॉमस नहीं कहेगा इसको, क्या कहेंगे, टॉम स्वॉट एंड अर्ल ऑफ सुल, यानी हेनरी होवार्ड। कौन? हेनरी होवार्ड। ये दो नाम याद रखेंगे, टॉम स्वॉट एंड सोरे या फिर हेनरी होवार्ड। ये दोनों आदमी कहां गए? इटली गए। कहां गए भी दोनों ये? इटली। कहां से? इंग्लैंड से। और ये जज करने गए कि वहां का जो क्लासिकल लिटरेचर है वो किस प्रकार का, क्या क्लासिकल लिटरेचर है। तो जब ये लोग इटली गए तो इन लोगों ने वहां पाया कि वहां एक कविता का, एक पोएम का जो फॉर्म है वो बहुत प्रचलित है और उसको क्या कहा जा रहा है, सोनेट कहा जा रहा है। तो ये वहां से क्या लेके आ गए, इस फॉर्म को सीख के आगे पढ़ते हैं। देखो, वेंट टू इटली, वे इटली गए टू जज द क्लासिकल लिटरेचर देयर, वहां के क्लासिकल लिटरेचर को जज करने के लिए, एंड ब्रॉट सोनेट फ्रॉम इटली, और इटली से क्या ले आए, सोनेट ले आए। कहां लेके आ गए, टू इंग्लैंड, इंग्लैंड। सो ही इज कंसीडर, और दे आर कंसीडर द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, इसलिए उनको फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। अगर एक नाम आए तो आप टॉम स्वॉट को लिखेंगे, दोनों का साथ आ जाए तो ठीक है। एक्चुअली ये आदमी तो क्या लाया वहां से, सोनेट लाया, और ये आदमी क्या लाया वहां से, ब्लैंक वर्स लाया। अब ये मत पूछना कि सर ब्लैंक वर्स क्या होती है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने इसको यहां लिखा नहीं है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो आता है टाइप्स ऑफ सोनेट्स। किसमें क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ सोनेट्स आते हैं। सोनेट के कितने प्रकार हैं, जनरली पूछा जाता है सोनेट के कितने प्रकार हैं। तो मेजर टाइप जो सोनेट के हैं वो 2 प्रकार हैं सोनेट के, ठीक है। लेकिन हम कितने प्रकार पढ़ेंगे, 4 प्रकार पढ़ेंगे, और चारों को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। देखिएगा, पहला जो प्रकार है वो कौन सा प्रकार है, इटालियन सोनेट। कौन सी सोनेट है भाई, इटालियन, क्योंकि कहां लिखी गई, इटली में लिखी गई। पेट्रार्कन सोनेट किसने लिखी, पेट्रार्क ने लिखी, इटालियन में लिखी, इसलिए इसी का नाम क्या है, इटालियन सोनेट। इसी का नाम क्या है, पेट्रार्कन सोनेट। इंग्लैंड में इस सोनेट को किसने लिखा, मिल्टन ने लिखा, इसलिए इसी का नाम क्या है, मिल्टोनिक सोनेट। सबसे पहले, सबसे प्राचीन लिखी गई, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, क्लासिकल सोनेट। और एक नाम और है इसका, रेगुलर सोनेट, REGULAR, रेगुलर सोनेट। देयर इज वन मोर नेम, एक और नाम है उसका, क्या है, रेगुलर सोनेट। क्लियर भाई? यानी पहला प्रकार ये है। दूसरा प्रकार देखिएगा, दूसरा प्रकार है इंग्लिश सोनेट। इसी का दूसरा नाम है शेक्सपियरियन सोनेट। इंग्लिश सोनेट को क्या कहा जाता है, शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है। तीसरे प्रकार की जो सोनेट है वो है स्पेंसरियन सोनेट। इस सोनेट का दूसरा जो नाम है वो लिंक सोनेट है, LINK, लिंक सोनेट। इसी सोनेट को क्या कहते हैं, लिंक सोनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको लिंक सोनेट, ये जब हम इसको पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। और चौथा जो प्रकार है सोनेट का वो है कर्टल सोनेट। कौन सी सोनेट है भाई, कर्टल सोनेट, CURTAIL, कर्टल सोनेट। कर्टल का मतलब होता है किसी चीज को काट के छोटा कर देना, क्या कहलाता है, कर्टल। इसको 3/4 सोनेट भी कहते हैं। ये मेन सोनेट का 3/4 हिस्सा है। तो मेन सोनेट में कितनी लाइन है बताइएगा, देर आर 14 लाइन्स इन अ सोनेट। जब 14 लाइन का 3/4 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 10.5 आएगा, 10.5 आएगा। तो इसमें कितनी लाइन होती हैं, 14 लाइन होती हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछे कि किसने लिखी, तो एक नाम था GM हॉपकिंस। किसने लिखी, GM
हॉपकिंस नाम के आदमी ने लिखी थी। ये आप याद रख लेंगे, जीएम हॉपकिंस, आपको याद रह जाए तो ठीक है। चलो भाई इतना भी काम हो गया। अब हम पढ़ेंगे एक एक सोनेट को डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। हर एक सोनेट में कुछ चीजें जो हैं उनको हम डिटेल करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रकार हमने पढ़ा था कौन सा? पेट्रार्कन सोनेट, इटालियन सोनेट, बाकी नाम हमने देख लिया इसका। इन इंग्लैंड मिल्टन रॉट हिज सोनेट्स इन दिस पैटर्न। इंग्लैंड में मिल्टन ने इस पैटर्न पे लिखा, सो इट इज नोन एज मिल्टोनिक सोनेट एज वेल, इसलिए इसको मिल्टोनिक सोनेट भी कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? कितनी लाइन होती हैं? 14 लाइन होती हैं, 8 प्लस 6, कितनी लाइन होती हैं? 14 लाइन होती है, ठीक है। अब इन 14 लाइन को हमने 8 प्लस 6 क्यों लिखा? 8 इसलिए लिखा कि पहली जो 8 लाइन होती हैं वे कुछ ही और नाम से, और लास्ट वाली 6 लाइन होती हैं वे किसी अन्य नाम से जानी जाती हैं। तो पहली जो 8 लाइन है उनको कहते हैं ऑक्टेव, OCTAVE। क्या कहते हैं इसको? ऑक्टेव कहते हैं। और अंतिम जो 6 लाइन होती हैं उसको सिस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसको सिस्टेट कहते हैं। क्लियर होगी ये बात आपके? पहली 8 लाइन 8 ऑक्टेव, 6 सिस्टेट, ये आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। हम इसका स्ट्रिंजिक पैटर्न पढ़ रहे हैं। अब एक चीज और एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो ये है कि ये जो लास्ट वाली 6 लाइन होती हैं इनका भी कुछ डिवीजन होता है क्या? इनको भी कैसे बांटा जाता है? इनको 3-3 लाइन में बांटा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी राइमिंग स्कीम होती है वो अलग से होती है। तो इसको कहते हैं, एग्जाम में ऑप्शन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन था उस क्वेश्चन देख लो एक बार, कि मिल्टोनिक जो सोनेट है उसका सिस्टेट भाग है वो किस में डिवाइड होता है? तो पहला क्वेश्चन था, पहला जो ऑप्शन था वो था टेरजा राइम, RHYME, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना, टेरजा राइम। और दूसरा है टसेट, TERCET, टसेट। टसेट, दो चीजें समझ लो बस आप, तो टेरजा राइम और टसेट। तो इसका सही आंसर टेरजा राइम होना चाहिए या टसेट होना चाहिए? इसका सही आंसर है टसेट होता है। टसेट का मतलब होता है 3 लाइन का कोई भी स्टेंजा। 3-3 लाइन होती हैं, 3 लाइन का कोई भी हो तो उसको क्या कहते हैं? टसेट कह देते हैं। आप पूछोगे गुरुजी टेरजा राइम क्यों नहीं होता? क्योंकि ये भी 3 लाइन का होता है। ये टेरजा राइम नहीं होती है क्योंकि इसकी जो टेरजा राइम की जो राइमिंग स्कीम होती है वो क्या होती है? वो इस तरह से होती है जैसे ABC, अब वहां B से शुरू होगा, BCD, और वापस फिर किससे होगा? C से शुरू होगा। इस प्रकार से होता है, जबकि इसकी जो सिस्टेट की राइमिंग स्कीम होती है वो इस तरीके से नहीं होती है। इसलिए ये क्या है? टेरजा राइम क्या नहीं होता है? इसका टेरजा राइम नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ टेसेट होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि मिल्टोनिक सोनेट की जो सेस्टेट होता है वो किस में डिवाइडेड होता है, तो आप मात्र और मात्र क्या लिखेंगे? टसेट लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे? टेरजा राइम नहीं लिखेंगे। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? आ गई तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो पहले 8 लाइन, फर्स्ट 8 लाइंस क्या कहलाती है? सीधा सीधा क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट 8 लाइंस इसकी क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? बोलो भाई। ऑक्टेव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऑक्टेव। फिर इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है? ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को अच्छे से याद कर लें। राइमिंग स्कीम क्या क्या है, इसमें कहां कहां कौन कौन सी राइमिंग स्कीम है। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ABBA ABBA। कैसी राइमिंग स्कीम है? ABBA ABBA। इसको ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, आप समझ गए। फिर देखिएगा आगे, उसके बाद एक आता है वोल्टा। इन 8 लाइन के बाद 8वीं और 9वीं लाइन के बीच एक वोल्टा आता है। पूछेंगे कि व्हाट इज वोल्टा? तो वोल्टा होता है टर्न इन थॉट और आर्गुमेंट। मिल्टोनिक सोनेट जो होती है उसकी पहला ही भाग जो होता है, यानी जो ऑक्टेव होता है, ये अग्रेसिव होता है। इसमें किसी क्वेश्चन को पूछा जाता है, ऐसा लगता है कि द पोइट वांट्स टू आस्क सम क्वेश्चंस। और फिर जो सिस्टेट होता है वो इसी क्वेश्चन का लगभग क्या होता है? आंसर होता है। मूड में चेंज होता है, थॉट में चेंज होता है, आर्गुमेंट में चेंज होता है, और उस आर्गुमेंट के चेंज को क्या कहते हैं? वोल्टा कहते हैं। ये वोल्टा कहां होता है?
ये 8th और 9th लाइन के बीच होता है। ये कब होता है? ये ऑक्टेव के बाद होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टर्न इन थॉट और आर्गुमेंट होता है। ये किसकी विशेषता होती है? ये मिल्टोनिक सोनेट की विशेषता होती है। क्या ये शेक्सपियरियन सोनेट में भी होता है? नहीं, ये शेक्सपियरियन सोनेट में नहीं होता है। ये सिर्फ किस में होता है? मिल्टोनिक सोनेट में। क्या ये बात समझ गए हम? गुड। आगे देखिएगा, लास्ट 6 लाइंस क्या होती हैं? लास्ट 6 लाइन को क्या कहते हैं? सेस्टेट कहते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है? सी डी ई या फिर सी डी सी, दोनों प्रकार की राइमिंग स्कीम हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इसकी राइमिंग स्कीम होती है। आप इसको याद रख लेंगे। एक वर्ड और आपको ध्यान रखना है। कौन सा वर्ड याद है? CAESURA। क्या बोलोगे पहले तो इसको ये बताओ। इसको बोलेंगे सीजरो। क्या बोलेंगे? सीजर। क्या नहीं है ये? सीजर होता है। ये क्या होता है? ये किसी भी लाइन में, सीजर क्या होता है? किसी भी लाइन में पॉज होता है। PAUSE, पॉज। पॉज का मतलब क्या होता है? रुकना होता है। जिस प्रकार से कोमा लगा के रोक दिया, सेमीकोलन वगैरह लगा के रोक दिया, तो ये क्या होता है? क्या होता है? ये सीजर होता है। समझ गए? तो क्या कहेंगे? अ पॉज और ब्रेक बिटवीन द लाइंस, इसको कहेंगे ब्रेक, BRE के ब्रेक, और पॉज, PAUSE, पॉज बिटवीन द लाइंस। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये भी अगर ऑप्शन आए तो आप क्या कहेंगे कि मिल्टन ने इसका भी खूब यूज किया है। ठीक है, सीजरे का। तो ये भी हम इसमें लिख लेंगे। यहां तक हमारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब आगे अपन पढ़ते हैं, कुछ चीजें समझने का और प्रयास करेंगे जो हमने इसमें लिखने की कोशिश की है। टिपिकली द ऑक्टेव ऑफ पेट्राकन सोनेट सेट्स अप अ क्वेश्चन। क्या आता है इसमें? एक क्वेश्चन आता है एंड सेस्टेट अटेम्प्ट्स टू आंसर इट। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि क्या होता है। ऑक्टेव में कोई क्वेश्चन होता है और सेस्टेट उसका आंसर देने की कोशिश करता है। दिस शिफ्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, और ये जो सब्जेक्ट मैटर में शिफ्ट होता है वो क्या कहता है? वोल्टा कहलाता है। इट इज की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेट्राकन सोनेट। ये पेट्राकन सोनेट की एक मुख्य विशेषता होती है। आप इस बात को नोट कर लेंगे, आप इस बात को जान लेंगे। उसके बाद देखिएगा भाई, जॉन मिल्टन ने लिखी ऐसी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी ऐसी, और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखी। ये मेजर पोइट्स थे जिन्होंने क्या लिखी? इटालियन पैटर्न पे सोनेट्स लिखी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट, इनमें से कौन सा पोइट है जिसने अपनी जो सोनेट लिखी हैं इंग्लैंड में, वो किस में लिखी हैं? इटालियन पैटर्न पे लिखी है। तो ये दो आदमियों के नाम तो आपको पक्का याद रखना है, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन मिल्टन। ये नाम आपको याद रह जाए तो बहुत ठीक है, नहीं रहे तो कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं आने वाली। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सोनेट। कौन सी सोनेट के? मिल्टोनिक सोनेट के एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है When I consider my life is spent। किसकी लिखी हुई है? जॉन मिल्टन की लिखी हुई है। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दूसरी ऑन हिज 23rd बर्थडे। एग्जाम्पल्स हैं ये मिल्टोनिक सोनेट के। ये भी किसने लिखी? मिल्टन ने। और तीसरी है हाउ डू आई लव दाई, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने। याद रह जाए तो बहुत ठीक है, इसको जरूर याद रख लेना। लंदन 1802, लंदन 1802, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई है। विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट लिखी हुई है, और विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट है, ये आपको याद रखनी है। किसने लिखी? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किस प्रकार की सोनेट है? मिल्टोनिक सोनेट। इतना आप याद रख लेंगे। मुझे लगता है कि हमने मिल्टोनिक सोनेट को बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया और सफल भी रहे हैं। आगे देखिएगा भाई, नेक्स्ट टाइप ऑफ सोनेट कौन सी है? इंग्लिश सोनेट। इसी का दूसरा क्या नाम है? शेक्सपियरियन सोनेट। आगे बढ़ते हैं, इसका स्टेंजिक पैटर्न पढ़ते हैं। इसका क्या पैटर्न होता है? इसमें 3 क्वार्टेन्स होते हैं। क्वार्टेन इज ए स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स। 4 लाइन के स्टेंजा को क्या कहते हैं? क्वार्टेन कहते हैं। और एक 1 राइमिंग कप्लेट, उसके बाद एक राइमिंग कप्लेट आता है जिसकी एक जैसी राइमिंग होती है। ठीक है, कप्लेट 2 लाइन का स्टेंजा।
इस राइमिंग कपलेट को कई बार क्या कह दिया जाता है, हीरोइक कपलेट भी कह दिया जाता है। और इस प्रकार से इसमें भी कितनी लाइन हो गई, 14। देखो 3 क्वाट्रेन, 4 + 4 + 4, 1 कपलेट, 2, कितनी लाइन हो गई, 14 लाइन हो गई। ठीक है, तो डिफरेंस कहां आएगा, इसकी राइमिंग स्कीम में। उसमें क्या थे 8 + 6, इसमें क्या है 4 + 4 + 4 + 2 है। उसकी राइमिंग स्कीम अलग थी, इसकी राइमिंग स्कीम अलग है। क्या राइमिंग स्कीम है इसकी, देखिएगा ए बी पहले 4 की, सी डी ई एफ और लास्ट में क्या है जी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, यहां से हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए। राइमिंग स्कीम आपको याद होनी चाहिए दोनों की। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जांपल्स, बाकी कुछ समझने की आवश्यकता है नहीं हमें। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। शैल आई कंपेयर दाई, अभी मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको एक लाइन दिखाई थी, वो भी क्या थी, इसी पोएम से थी। इस पोएम को बहुत फेमस नाम है सोनेट 18। क्या नाम है इसका, सोनेट 18, द मोस्ट फेमस सोनेट ऑफ विलियम शेक्सपियर, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। दूसरी सोनेट का नाम एक और याद रख लेंगे। एग्जाम्पल, नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड मोन्यूमेंट्स, ये भी किसने लिखे, विलियम शेक्सपियर ने। अब एक क्वेश्चन और आता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखी, तो आपको याद रखना है विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी। कितनी लिखी भाई, 154 सोनेट्स लिखी। ठीक है, अब तीसरी सोनेट का नाम देखिएगा, कौन सी सोनेट है वो, बोलिएगा भाई, स्पेंसरियन सोनेट। कौन सी सोनेट है, स्पेंसरियन सोनेट है ये। ठीक है, स्पेंसरियन सोनेट को इंटरलॉक्ड सोनेट भी कहते हैं। कौन सी सोनेट कहते हैं, इंटरलॉक्ड, लिंक सोनेट भी कहते हैं, LINK, इसको कहते हैं लिंक सोनेट। इंटरलॉक्ड क्वाट्रेन होते हैं, एक क्वाट्रेन दूसरे क्वाट्रेन से जुड़ा होता है, एंड फाइनल कपलेट, यानी शेक्सपियरियन सोनेट का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। इट इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ए शेक्सपियरियन सोनेट। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, आपको पता चल जाएगा इसकी राइमिंग स्कीम से कि ये क्या है, इंटरलॉक्ड कैसे है। देखिएगा ए बी, ये पहले क्वाड्रेंट की है, दूसरे में है BC, ये बी दिख रहा है आपको, दिख रहा है, इसको कहां से, यहां भी बी है, तो ये इंटरलॉक्ड हुई कि नहीं हुई। इसी प्रकार से इसका तीसरा भी क्या मिलेगा आपको, सी, ये सी यहां आ जाएगी, CD, ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सोनेट को क्या कहा जाता है, इंटरलॉक्ड सोनेट कहा जाता है, स्पेंसरियन सोनेट कहा जाता है। एक अन्य प्रकार सोनेट का कौन सा है, कर्टल सोनेट, CURTAIL, कर्टल सोनेट। इस कर्टल सोनेट के बारे में सब कुछ मैं आप लोगों को वीडियो के प्रारंभ में बता चुका हूं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से हमने क्या किया भाई, सोनेट को पढ़ने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि हमने सोनेट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे, मैं निश्चित रूप से उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है वो है एलेजी। क्या है भाई, एलेजी बहुत शानदार है, इसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। एलेजी इज ए सैड पोएम। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है, एलेजी इज ए सैड पोएम। दुखांतिका मान लो इसको, यानी दुख गाया जाता है इसमें, ये मान लो। सैड पोएम यूजुअली रिटर्न टू प्रेज एंड एक्सप्रेस सोरो। दो चीजें हैं, यूजुअली रिटर्न अक्सर लिखी जाती है किसी मरने वाले की प्रशंसा करने के लिए और उस पे दुख व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस सोरो। ठीक है, कोई आदमी खत्म हो जाता है, उसको हम बहुत अच्छा बताते हैं, उसके प्रति अपनी संवेदनाएं होती हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी जो पीड़ा होती है, दुख होता है, उसको व्यक्त करने के लिए जो पोएम लिखी जाती है, उस पोएम को क्या कहते हैं, एलेजी कहते हैं। इसमें शब्द बहुत शानदार शानदार हैं, क्योंकि वो वहाँ आपको सोरो नहीं लिखेगा, सैड नहीं लिखेगा, कोई नया शब्द दे देगा, और वो शब्द यदि आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो आपकी समस्या आ जाएगी। इसलिए मैंने बहुत सारे शब्दों को डाल दिया इसमें। देखो क्या है, टू कमोमरेट, कमोमरेट का मतलब होता है किसी मरने वाले को याद करना, उसकी याद में लिखी जाने वाली, ये आ जाएगा वर्ड। यदि आपका नहीं देखा हुआ है तो देख लें, समझ लें। टू कमोमरेट, किसी को याद करने के लिए।
फॉर समवन हु इज डेड, जो मर गया है उसको याद करने के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए, उसमें दुख व्यक्त करने के लिए गाया जाता है। ये कुछ वर्ड्स जो हैं, जो देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, एलेजी है। टू कममरेट, टू लेमेंट, पोइम किसके लिए लिखी जाती है, लेमेंट करने के लिए। ए पोइम दैट इज रिटन टू लेमेंट, तो आप समझ जाना लेमेंट का मतलब भी क्या है, रोना धोना होता है। मोर्नफुल पोइम, कैसी पोइम है ये, MOURN। आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर्नफुल पोइम, ठीक है। तो मोर्नफुल पोइम, मोर्न का मतलब भी होता है दुख व्यक्त करना, रोना। मेलेंक्लिक पोइम, अलग अलग शब्द हमने लिखे हैं, आप इनको ध्यान से समझिएगा। मेलेंक्लिक पोइम, प्लेंटिव पोइम, ये शब्द भी आता है, बहुत मंथन वाली, चिंतन वाली। रिफ्लेक्टिव पोइम, इनमें से कोई भी एक शब्द आपको मिल जाए, वो शब्द सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लिखा जाएगा, एलेजी के लिए लिखा जाएगा। इसलिए आप इन शब्दों को एक बार ध्यान से समझ लें, ठीक है। आगे देखिएगा, ए सॉन्ग ऑफ बेरीवमेंट का होता है, बेरीवमेंट का मतलब होता है मतलब वही दुख वगैरह, ठीक है। ये आगे लिखा सोलम मेडिटेशन, किसी आदमी के गंभीर चिंतन की बात होती है, मेडिटेशन की बात होती है, तो ये रख लो, इसको आप नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा, बेरीवमेंट होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें मैंने आप लोगों को लिखवा दी है। अ पोइम ऑफ मोर्टल लॉस, किसकी पोइम है, मोर्टल लॉस, जो नासवान होते हैं उनका नुकसान, चले जाते हैं, मर जाते हैं। कंसोलेशन, किसी को सांत्वना देने की पोइम होती है, कंसोलेशन की। तो इसके अलावा कोई शब्द मुझे नहीं लगता आपसे पूछेगा, और ये शब्द आप पे याद कर लेंगे। आगे वही जिस प्रकार से सोनेट कहाँ से ली गई थी, इटली से। कौन सा वर्ड था, सोनेटो था, क्या मतलब था उसका, बोलिएगा क्या है, ए लिटिल सॉन्ग शॉर्ट लिरिक। अब आता है एलेजी कहाँ से ली हुई है। बहुत सारी बुक्स में इसको अलग अलग नामों से जाना हुआ है। हमने लिखा है कि इसको ग्रीक वर्ड इलेगोस से ली हुई है, उसका मतलब होता है फुनरल लेमेंट। फिनरल का मतलब होता है मरने पर जो प्रोसेसिंग होती है, दाह संस्कार वगैरह के लिए जाते हैं। लेमेंट यानी आप जानते हैं दुख व्यक्त करना। एलिमेंट्स ऑफ एलेजी, एलेजी के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, एलेजी के क्या तत्व होते हैं। पहला ग्रीफ, सोरो या लेमेंटेशन। एलेजी के 3 तत्व होते हैं। क्लासिकल एलेजी जो है उसके 3 तत्व माने जाते हैं। पहला ग्रीफ, दुख, सोरो या लेमेंटेशन, एक ही बात है, किसी के मरने पर दुख व्यक्त करने के लिए। दूसरा प्रेज या एडमिरेशन, उसकी प्रशंसा करने के लिए दुख व्यक्त करते हैं हम, फिर मरने वाले की प्रशंसा करते हैं। और तीसरा जो इसमें एलिमेंट होता है वो कंसोलेशन और सोलेस होता है। कंसोलेशन का मतलब होता है जो लोग रह गए उनको सांत्वना भी दी जाती है। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ एन एलेजी, ये एलेजी के क्या है, एलिमेंट्स होते हैं। आगे देखिएगा, एलेजिक स्टिंजा क्या होता है। एलेजिक स्टिंजा क्या होता है, एलेजिक स्टिंजा होता है क्वाट्रेन, अभी थोड़ी देर पहले देखा, विद राइमिंग स्कीम ऑफ ए बी ए बी, जिसकी ए बी राइमिंग स्कीम हो और जो किस में लिखा गया हो, आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया हो, उसको एलेजिक स्टिंजा कहते हैं। बेटा इसको दोबारा नहीं समझेंगे, आइएम्बिक पेंटामीटर क्या होती है, क्वाट्रेन क्या होता है, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले हमने समझाया। अब पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल्स। क्या पढ़ेंगे भाई, एग्जाम्पल्स। ये फेमस एलेजीज हैं, इनमें से आपको कोई न कोई एलेजी पूछी जा सकती है, इसलिए नाम याद आप पे रख लेंगे। सबसे पहले बहुत फेमस एलेजी, एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, किसके ने लिखी, टॉम्स ग्रे ने लिखी, ये तो आप पक्का याद कर लेना। एडोनिस लिखी किसने, पीबी सेले ने लिखी। किसके मरने पर लिखी, ऑन द डेथ ऑफ जॉन किट्स। जॉन किट्स भी बहुत फेमस थे, पीबी सेले भी बहुत फेमस थे, इसलिए एडोनिस भी क्या बन जाती है, बहुत फेमस बन जाती है। थेरेसिस मैथ्यू आर्नोल्ड को, ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी, किसके मरने पर, उसके फ्रेंड के मरने पर, जिसका नाम ओर्थर था। एन एलेजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, ये जरूर याद कर लेना, कक्षा 10 में चलती है, इसलिए हो सकता है पूछ लें। ओलिवर गोल्ड स्मिथ, किसने लिखी, ओलिवर गोल्ड स्मिथ। और फिर बहुत फेमस एलेजी लेसिडास, किसने लिखी, मिल्टन ने लिखी, किसके, अपने दोस्त एडवर्ड किंग के मरने पर, ठीक है। एक W.H. ओडर ने लिखी थी, इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, तो वो भी याद रख लेना, क्लियर होगी बात। अब देखो इसके कुछ प्रकार पढ़ने की कोशिश करते हैं हम।
एक प्रकार है इसका पेस्टोरल एलेजी। कौन सा प्रकार है भाई? पेस्टोरल एलेजी। पूछेंगे भी एग्जाम में आपसे पेस्टोरल एलेजी क्या होती है। जहां भी पेस्टोरल वर्ड मिल जाए तो वो होता है रूरल। क्या होता है वो? ग्रामीण होता है। सेफर्ड, SHEPHERD, सेफर्ड गडरियों से संबंधित होती है। तो पेस्टोरल एलेजी कौन सी होती है देखिएगा, जिसमें मरने वाला भी क्या हो? गडरिये के रूप में हो, और जिसके लिए रोना धोना है वो भी क्या है? गडरिये के रूप में होता है। तो वो होती है पेस्टोरल एलेजी। पोइम अबाउट बोथ, जिसमें दोनों डेथ एंड सब्लाइम कंट्री लाइफ। ये देखो पोइम जो डेथ के बारे में भी होती है, एक बात और है इसमें, सब्लाइम कंट्री लाइफ होता है, इडलिक रूरल लाइफ। उसमें किसी के मरने पर तो दुख व्यक्त होता ही होता है, साथ साथ बहुत शानदार सब्लाइम कंट्री लाइफ जो रूरल लाइफ है उसको भी दिखाया जाता है। बहुत शानदार जो रूरल लाइफ है उसको दिखाया जाता है। इसलिए पेस्टोरल एलेजी में दो चीजें होती हैं, मरने वाले पर तो रोया जाता ही है, उसके साथ साथ ये भी होती है। समझ में आ गई? एक डेफिनेशन और इसकी, एलेजी रिलेटेड टू शेपर्ड, जो शेपर्ड से रिलेटेड होती है और जिसमें रस्टिक लाइफ होती है। रस्टिक लाइफ का मतलब क्या होता है? रूरल लाइफ होती है। क्या होती है इसमें? रूरल लाइफ होती है। तो ये चीज भी आप अच्छे से ध्यान दे लेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट, एलेजी वर्सेस डैज। एक वर्ड होता है एलेजी, आप जानते हैं DIRG, इसको डिरेज मत बोलना, डैज है ये, डैज ये ए होता है इसमें, डैज सही प्रोनाउंसिएशन इसका। एंड एलेजी इज ए पोइम, एलेजी पोइम होती है, जबकि डैज इज ए सॉन्ग। बस इतना ही अंतर है, जबकि ये सॉन्ग होता है, ये पोइम होती है, और ये क्या होता है? सॉन्ग होता है। एलेजी का ही प्रकार होता है इसलिए लिखवा दिया। अ पीस ऑफ म्यूजिक, ए पीस ऑफ म्यूजिक कंपोज्ड और परफॉर्म्ड एज मेमोरियल टू डेड। अब समझ गए? ए पीस ऑफ म्यूजिक होता है जो क्या है? किसी मरने वाले की याद में लिखा गाया जाता है। अब देखिएगा एक वर्ड और, एलेजी और यूलोजी में क्या अंतर है? बहुत, एलेजी तो लेमेंटेशन होता ही है, जबकि यूलोजी में सिर्फ कमेंडेशन होती है, प्रेज होती है। कमेंडेशन का होता है प्रशंसा, यूलोजी में सिर्फ क्या होती है? प्रशंसा होती है। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस वीडियो के बाद लिटरेरी टर्म्स में कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बस कंप्लीट होगा ये अपने आप में। और फिर कल इसका टेस्ट भी रख देंगे ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आए। एक वर्ड होता है मोनेडी, एक थ्रेनेडी भी होता है, मोनेडी, मोनेडी पढ़ेंगे सिर्फ हम। ऑड होती है या फिर एलेजी संग बाय वन पर्सन, मोनो यानी एक होता है ना, तो मोनेडी एक आदमी द्वारा गाई जाने वाली एलेजी या ऑड जो होती है उसको मोनेडी कहते हैं। तो ये थी कुछ चीजें हमारी एलेजी के बारे में। और अब ड्रामा, सबसे शानदार, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे ज्यादा लंबा बिंदु कौन सा है? ड्रामा का है। ड्रामा पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों को ड्रामा में से हम करवाएंगे आज। ड्रामा क्या होता है देखिएगा, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ड्रामा किस में लिखा जा सकता है? पहला क्वेश्चन ये आता है कि ड्रामा इज रिटन इन, आपका ऑप्शन है प्रोज, PROC प्रोज, दूसरा लिखा हुआ है पोइट्री, POETRY पोइट्री, तीसरा है बोथ ऑफ दीज, और चौथा है नन ऑफ दीज। आंसर दो भी क्या है इसका? ड्रामा किस में लिखा जा सकता है? ड्रामा कैन बी रिटन इन प्रोज एज वेल एज पोइट्री, ड्रामा प्रोज में भी लिखा जा सकता है, पोइट्री में भी लिखा जा सकता है। पहला क्वेश्चन के लिए। दूसरा देखिएगा, एक क्वेश्चन इसमें आता है कि बताइएगा ड्रामा फिक्शनल होता है, FICTIONL, या फिर नॉन फिक्शनल होता है? बताओ भाई क्या होता है ड्रामा? ड्रामा फिक्शनल होता है या नॉन फिक्शनल होता है? बताओ। या फिर दोनों होते हैं? हाँ, ड्रामा फिक्शनल भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, और नॉन फिक्शनल उसमें कुछ फैक्ट्स भी हो सकते हैं, वास्तविक कथाओं पर भी आधारित हो सकता है। तो ये चीजें हमने आपको कुछ बताई हैं। अब आगे इसके डेफिनेशन देखते हैं। ए कंपोजिशन, ड्रामा क्या होता है? एक कंपोजिशन होता है इन वर्स और प्रोज, ये वर्स में भी हो सकता है, वर्स यानी पोइट्री, और प्रोज में भी हो सकता है, प्रेजेंटिंग ए स्टोरी, जो कि एक स्टोरी बताता है, और वो स्टोरी कैसी हो सकती है? फिक्शनल भी हो सकती है और नॉन फिक्शनल भी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, किसके जरिए? इवेंट्स थ्रू डायलॉग्स एंड परफॉर्मेंस,
किसके जरिए भी? एक स्टोरी बताता है, किसके जरिए? डायलॉग्स और परफॉर्मेंस के जरिए। द कंप्लीट स्टोरी इज कम्युनिकेटेड थ्रू अज्यूम्ड कैरेक्टर्स। पूरी की पूरी जो कहानी बताई जाती है वो एज्यूम्ड कैरेक्टर्स के द्वारा बताई जाती है, और उन कैरेक्टर्स का जो रोल प्ले करते हैं वो कौन होते हैं? एक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो एक तो कैरेक्टर और एक कौन? एक्टर। ठीक है, इस कैरेक्टर को जो प्ले करता है वो कौन होता है? एक्टर होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात भी? एक्टर्स प्ले द रोल ऑफ कैरेक्टर्स, ये भी हमने देख लिया। आगे देखते हैं। द पर्सन हु राइट्स ड्रामा इज नॉन एज ड्रामेटिस्ट या फिर प्ले राइट। पिछली बार ये पूछा था कि जो लिखता है वो कौन होता है, तो ड्रामेटिस्ट भी हो सकता है और वो कौन हो सकता है? प्ले राइट भी हो सकता है। ठीक है, स्पेलिंग में ध्यान रखना, WRIGST, यही पूछा था पिछली बार। अब आता है टाइप्स ऑफ ड्रामा। हमने ड्रामा को बहुत डिटेल से पढ़ाने का प्रयास किया है, देखिएगा आप लोगों से। टाइप्स ऑफ ड्रामा, तो सबसे पहला जो टाइप है, एक एक लाइन में याद कर लो क्योंकि आपको बहुत डिटेल नहीं पूछेगा, लेकिन एक एक लाइन में तो याद रखेंगे ना, सिर्फ एक लाइन में याद कीजिएगा, कोशिश, आराम से याद हो जाएंगे। मिस्ट्री प्ले या फिर मिस्ट्री ड्रामा क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइबल स्टोरीज इन चर्च। दो चीज याद रखनी है, इसमें बाइबल की स्टोरीज आती हैं और ये कहाँ प्ले होता था, ये कहाँ होता था ये ड्रामा? सिर्फ चर्च के अंदर, यानी चर्च में ही होता था, बाइबल की स्टोरी होती थी, पादरी वगैरह इसमें एक्टर्स होते थे। ठीक है, दूसरा देखिएगा मिरेकल प्ले। मिरेकल प्ले क्या होता है? इसमें थोड़ा सा चेंज है मिस्ट्री से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्स, ये साधुओं की कहानी बताता था, जबकि बिब्लिक स्टोरीज होती थी। सेंट्स लाइव्स समटाइम्स ट्रू और समटाइम्स फिक्शनल, कभी कभी सच्ची कहानियां और कभी कभी काल्पनिक कहानियां। किनकी? संत, साधु संतों की। इसमें सिर्फ बाइबल की स्टोरीज होती थी। फिक्शनल तो वो क्या होता है? मिरेकल प्ले। देखो एक एक लाइन में हमने समझाने का प्रयास किया है। फिर तीसरा प्ले देखिएगा, मोरालिटी प्ले। कौन सा प्ले है? मोरालिटी प्ले। ये एलेगोरिकल ड्रामा होता है। अब आप कहोगे सर जी एलेगोरिकल क्या होता है? एलेगोरिकल का मतलब ये होता है जहाँ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को करेक्टर बना लिया जाता है। जिस तरह से सत्य को करेक्टर बना लिया, मौत को, डेथ को करेक्टर बना लिया, इस प्रकार के जो प्लेज होते हैं उनको एलेगोरिकल कहते हैं। इन विच कैरेक्टर्स पर्सोनिफाई मोरल क्वालिटीज, जिसमें कैरेक्टर्स मोरल क्वालिटी होते हैं, जिस प्रकार से चैरिटी है, विशेष है, और एब्स्ट्रैक्शंस मतलब डेथ, यूथ, इन विच मोरल लेसन्स आर टॉट। आपको जो याद रखना वो ये है कि ये एलेगोरिकल ड्रामा होता है। इसके कैरेक्टर्स कौन मिलेंगे आपको? चैरिटी, विशेष, डेथ, यूथ, ठीक है, ट्रूथ, ये इसमें कैरेक्टर मिलेंगे और कुछ मोरल लेसन्स इसमें बताए जाते हैं, तो मोरलिटी प्लेज होते हैं। फिर आगे देखिएगा क्लोजेट ड्रामा, ये पूछा जा सकता भी आ जाए। रिटन ओनली टू बी रिसाइटेड, इसको सिर्फ पढ़ा जाता है, नॉट टू बी स्टेज्ड, ये स्टेज पे खेला नहीं जाता है। तो पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रामा दैट इज नॉट मीन टू बी स्टेज, जो स्टेज के लिए नहीं होता है तो वो ये ड्रामा होता है। कौन सा होता है? ये ड्रामा होता है। आगे देखिएगा कॉमेडी, ये तो आप सब जानते ही होंगे। ए ड्रामा लाइटर इन टोन, हल्की टोन में होता है, हैविंग हैप्पी एंडिंग, और उसकी एंडिंग कैसी होती है? हैप्पी एंडिंग होती है, उसको कॉमेडी कहते हैं। मूवीज वगैरह आप देखते हैं तो आप जानते हैं कि जिसका अंत क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अंत कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने वीर जारा मूवी देखी होगी, वीर जारा मूवी, ठीक है। वीर जारा मूवी किसका एग्जाम्पल है? कॉमेडी का। आपकी नज़र में नहीं होगा, आपको तो लगता है कॉमेडी में सिर्फ हंसी मजाक होनी चाहिए, लेकिन नहीं, देखिएगा उसमें लाइट टोन है और लास्ट में वो दोनों मिल जाते हैं, हैप्पी एंडिंग हो जाती है, वो क्या है? कॉमेडी है। लेकिन आपको वीर जारा याद नहीं रखनी है, इंग्लिश की कुछ कॉमेडी याद रखनी है, जैसे एज यू लाइक इट एग्जाम्पल है, ट्वेल्थ नाइट ये इसका एग्जाम्पल है। किसने लिखी? ये विलियम शेक्सपियर ने। अब कॉमेडीज की कुछ प्रकार जानेंगे हम, जो मैंने नीचे लिख दिए हैं। यहाँ तो हमने नहीं लिखे हैं, लेकिन नीचे हमने कुछ लिख दिए हैं। जिस तरह से फार्स है, FARC, फार्स है। फार्स भी किसका है? कॉमेडी का एक प्रकार है। पैरोडी, PARODY, पैरोडी भी एक कॉमेडी का प्रकार है, ठीक है। और नीचे लिखे हुए हैं सब, आगे वीडियो में समझा देंगे। ट्रेजिडी, ट्रेजिडी क्या होती है? सीरियस इन टोन और हैविंग ए ट्रेजिक एंड, जिसमें अंत जो ट्रेजिक होता है,
आपने तेरे नाम मूवी देखी है? तेरे नाम, आप समझ गए कि उसका एंड कैसा है, ट्रेजिक एंड है। लेकिन आपको तेरे नाम से ये काम नहीं चलेगा, आपको इंग्लिश की मूवीज याद रखनी, सॉरी इंग्लिश की आपको ट्रेजिडीज याद रखनी पड़ेंगी। सीरियस इन टॉन और ट्रेजिक एंड होता है। अब देखो इसमें कुछ शब्द हम और याद करेंगे, कुछ शब्द हम और देखेंगे। जिसमें एक होता है प्रोटेगनिस्ट। क्या होता है? प्रोटेगनिस्ट क्या होता है? तो प्रोटेगनिस्ट होता है मेन कैरेक्टर ऑफ ड्रामा। हम ड्रामा पढ़ रहे हैं तो मेन कैरेक्टर ड्रामा को होता है, उसको प्रोटेगनिस्ट कहते हैं। ये न केवल ड्रामा में होता है बल्कि शॉर्ट स्टोरी में भी हो सकता है, ये एलेजी में भी हो सकता है। जहां कहीं भी मेन कैरेक्टर होगा, किसी भी लिटरेरी वर्क में मेन कैरेक्टर होगा, उसको क्या कहेंगे? प्रोटेगनिस्ट कहेंगे। क्लियर होगी बात? प्रोटेगनिस्ट, ठीक है। यदि आपको एग्जाम में ऑप्शन में सिर्फ क्या पूछे, ड्रामा, एलेजी, सोनेट, लिरिक, इनमें पूछे तो आप आंसर क्या देंगे? ड्रामा देंगे सिर्फ। देखो कई बार ऑप्शन से पता चल जाता है कि वो क्या जानना चाह रहा है, तब सिर्फ ड्रामा कहेंगे आप। और यदि आपसे पूछे कि ड्रामा है, स्टोरी है, एलेजी है, ऑल ऑफ दीज, तब आप आंसर क्या देंगे? ऑल ऑफ दीज देंगे। तो प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर होता है। उसके बाद में इसी के साथ एक वर्ड होता है एंटेगोनिस्ट। कौन होता है? एंटेगोनिस्ट। आप लोग नोट कर लेंगे, ANTAGONIST, एंटेगोनिस्ट होता है, ठीक है। जो मेजर कैरेक्टर्स होता है वो प्रोटैगनिस्ट होता है, और उसका जो राइवल होता है उसका क्या होता है? ओपोनेंट होता है, प्रिंसिपल ओपोनेंट होता है। उसका मुख्य जो विरोधी होता है, OPPONENT, उसका जो मुख्य विरोधी ओपोनेंट होता है वो कौन होता है? एंटेगोनिस्ट होता है, ठीक है। जिस प्रकार से फिल्म में हीरो होता है और विलन होता है, उसी तरह से एंटेगोनिस्ट होता है प्रोटैगनिस्ट का बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है? एंटेगोनिस्ट होता है। ये बात समझ में आ गई भी आप लोगों के? चलो आगे देखते हैं। एक वर्ड होता है हमासिया। इन टर्म्स को आप याद रख लेंगे। हमासिया क्या होता है? ट्रेजिक फ्लॉ होता है। फ्लॉ का मतलब दोष होता है, इनहेरेंट डिफेक्ट होता है। इनहेरेंट का मतलब जो आप लोगों को जन्मजात ही मिला हो, डिफेक्ट इन कमी होती है, और शॉर्ट कमिंग इन द हीरो ऑफ ए ट्रेजिडी। ये हमासिया का मतलब सिर्फ ट्रेजिडी से होता है। ट्रेजिडी में जो कैरेक्टर होता है, जो हीरो होता है, उसमें कोई एक कमी होती है, और उस एक कमी की वजह से उसका ट्रेजिक एंड हो जाता है। तो जो कमी होती है वो ट्रेजिक फ्लो होता है। ट्रेजिक फ्लो भी पूछ लेते क्या है, उसमें डिफेक्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? हमासिया कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये इसको हमासिया कहते हैं। उसके बाद और देखते हैं ट्रेजिडीज के एग्जाम्पल्स। हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजिडीज हैं, और चारों की चारों किसने लिखी? विलियम शेक्सपियर ने। तो आप मान सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर का क्या स्तर रहा होगा, विलियम शेक्सपियर कितने बड़े रहे होंगे, तो ये चीज़ आप पे जानेंगे। उसके बाद में ट्रेजिडी से रिलेटेड कुछ चीज़ें और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से एक वर्ड पेरीपेटिया होता है, PERIPETIA, ठीक है। ये क्या होता है? सडन रिवर्सल होता है। सडन, अचानक चेंज आता है किसमें? इन द फॉर्च्यून ऑफ द हीरो और द सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस में अचानक जो परिवर्तन आता है, सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होता है। सडन, SUDDN, सडन रिवर्सल, REVERSAL, सडन रिवर्सल होता है किसमें? फॉर्च्यून, भाग्य में या परिस्थितियों में अचानक चेंज होता है, अच्छे से बुरे में और बुरे से अच्छे में। इसको पेरीपेटिया कहते हैं। ये कहते हैं PERIPETIA, ठीक है। तो ये चीज भी आप पे समझ लेंगे। एक वर्ड और आप याद रख लेना, एक एक लाइन के वर्ड है। अनग्नोरिसिस, इसको याद रखना, ANAGNORISIS, ये याद रखना। अनग्नोरिसिस, अनग्नोरिसिस याद रख लेना। ये क्या होता है? ए चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। ए चेंज कई बार कहानियों में नहीं होता है कि कहाँ खोते हैं, पता ही नहीं होता है उसका भाई है कि नहीं है, और अचानक इग्नोरेंस, ए चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस, अज्ञानता से, IGNORANC, अज्ञानता से किधर चला जाता है आदमी? नॉलेज की तरफ चला जाता है, KNOWLEDG, नॉलेज, ठीक है। पहले उसको नहीं पता होता था, फिर पता चल जाता है, उसको कहते हैं अनग्नोरिसिस कहते हैं, ठीक है। ये चीज भी आपके समझ में आ गई होगी। एक वर्ड आप और लिखेंगे इसमें, और वो है कॉमिक रिलीफ, COMIC, कॉमिक रिलीफ, RELIF।
ये सिर्फ ट्रेजेडी में होता है। कॉमिक रिलीफ क्या होता है? ट्रेजेडी में होता है, और ये ह्यूमरस कंटेंट होता है। कॉमिक रिलीफ RELIF ये होता है ह्यूमरस कंटेंट, HUMUROUS, ह्यूमरस कंटेंट होता है। कैसा कंटेंट होता है? ह्यूमरस कंटेंट होता है, यानी मजाकिया कुछ होता है। देखो ट्रेजेडी में सब कुछ बहुत सीरियस हो जाता है, और उस सीरियसनेस को थोड़ा कम करने के लिए क्या करता है पोइट, ऑथर, ड्रामेटिस्ट कुछ ऐसा डालता है जिस प्रकार से थोड़ी हंसी आ जाए, मतलब मूड को थोड़ा सा कम करने के लिए, उसको कहते हैं कॉमिक रिलीफ। क्लियर होगी बात? ये क्या होता है? कॉमिक रिलीफ होता है। क्या होता है? ह्यूमरस कंटेंट किनके बीच में? बिटवीन ट्रेजिक स्टोरीज, चारों तरफ सब कुछ ट्रेजिक होता है, और उसके बीच में कुछ ह्यूमरस डालते हैं, मजाकिया डालते हैं, उसको कॉमिक रिलीफ कहते हैं। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, प्रोलॉग, PROLOGUE, प्रोलॉग, और एक होता है एपिलॉग, EPILOGU। प्रोलॉग होता है किसी भी ड्रामा वगैरह के शुरुआत में। प्रोलॉग ये प्रीफेस नहीं होती, भूमिका जिसको आप लोग कहते हो प्रीफेस, ये भूमिका के जैसा होता है। और एपिलॉग का मतलब होता है ये लास्ट में होता है। ठीक है, तो दिस इज द एंड पार्ट और दिस इज द ओपनिंग पार्ट। ये एंडिंग पार्ट होता है, ये ओपनिंग पार्ट होता है। ये भी याद कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि हमने ड्रामा को बहुत अच्छे से समझ लिया है, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिएगा, ट्रेजी कॉमेडी क्या होती है? जिसमें ट्रेजेडी भी हो, जिसमें कॉमेडी भी हो। कंबाइन द फीचर्स ऑफ कॉमेडी एज वेल एज ट्रेजेडी, सैड बट हैप्पी एंडिंग, और सम एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर, कुछ उसमें ह्यूमर भी होते हैं तो होते हैं। अब देखिएगा आप लोग, फार्स में आ जाएगा, मेलोड्रामा में आ जाएगा, ये और पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, पहले एक चीज और पढ़ लो आप लोग, एक वर्ड आपको हमने पढ़ाया था, कौन सा? पैरोडी, PAROD, पैरोडी क्या होती है भाई? PAR, ये वैसे कॉमेडी का प्रकार होता है। पैरोडी क्या होता है? कॉमिकल इमिटेशन ऑफ अनदर ग्रेट वर्क। क्या होता है? कॉमिकल, COMICL, कॉमिकल इमिटेशन, IMIT, कॉमिकल इमिटेशन ऑफ अ ग्रेट वर्क। एक ग्रेट वर्क, कोई बहुत फेमस वर्क होता है, उसका मजाकिया, कॉमिक इमिटेशन का मतलब होता है उसकी कॉपी करना। किस रूप में? मजाकिया रूप में, ह्यूमर के साथ, उसको पैरोडी कहते हैं सिर्फ। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो फास क्या होता है? FARC, फास एग्जेजरेटेड का मतलब होता है अब्सर्ड फॉर्म ऑफ कॉमेडी होता है। आपने ढोल देखी है? ढोल मूवी, ढोल मूवी, ठीक है। और इस प्रकार की जो मूवी होती है जिसमें मतलब ग्रैंड मस्ती देखी है आपने? GRAND, ग्रैंड मस्ती देखी होगी सब लोगों ने, ठीक है। तो इस प्रकार की जो होती है उसमें जानबूझ के कुछ ऑब्सीन दिखा के, कुछ अश्लील दिखा के और हंसाने का प्रयास किया जाता है, उस प्रकार को जो कहते हैं फार्स कहते हैं। एग्जेजरेटेड और अब्सर्ड फॉर्म ऑफ मूवी होती है, कॉमेडी होती है। नॉन सेंसिकल जेनरा ऑफ ड्रामा, नॉन सेंसिकल बकवास होती है। इन विच कैरेक्टर्स इंटेंशनली ओवर रिएक्ट, जिसमें ओवर रिएक्ट किया जाता है, ओवर एक्टिंग किया जाता है। और इंगेज इन स्लैपस्टिक, स्लैपस्टिक का मतलब होता है फिजिकल ह्यूमर, यानी फिजिकल रूप से कुछ दिखाया जाता है जो ह्यूमरस होता है, उसको फार्स कहते हैं। समझ में आ गई फार्स क्या है? मेलोड्रामा, फार्स और मेलोड्रामा में एक ही अंतर है कि ये तो कॉमेडी का बिगड़ा हुआ रूप होता है और ये ड्रामा का बिगड़ा हुआ रूप होता है। ड्रामा में कौन से का? ट्रेजेडी का। ये कॉमेडी का और ये किसका? ट्रेजेडी का। डिबेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का घटिया रूप होता है। ड्रामा इन विच मैनी एक्साइटिंग इवेंट्स हैपन, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग इवेंट्स होती हैं, और एंड द कैरेक्टर्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग और एग्जेजरेटेड इमोशंस, ठीक है। तो ये भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग और मतलब बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति होती है ड्रामा की। ये ट्रेजेडी से रिलेटेड, वो किससे? फिर 6 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ये अरिस्टोटल ने पोइटिक्स में लिखे ही हैं 6 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ठीक है। तो उनको हमने आपको बताया, प्लॉट, कैरेक्टर्स, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा है, थॉट, डिक्शन, म्यूजिक और स्पेक्टिकल्स, ठीक है। ये कहां से लिए आपने 6 के? ये अरिस्टोटल की पोइटिक्स से लिए हुए हैं। हो सकता है किसी दूसरी बुक में आपको कुछ और मिल जाए, लेकिन आपको ये याद रखने हैं, जब माने जाएंगे तो ये माने जाएंगे। अब फिर पार्ट्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा का पार्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले होता है एक्सपोजिशन, जिसको इंट्रोडक्शन, यानी पार्ट शुरुआत में ड्रामा का इंट्रोडक्शन होगा, फिर राइजिंग एक्शन, एक्शन ऊपर की तरफ बढ़ेगी,
फिर क्लाइमेक्स आएगा, यहां क्लाइमेक्स आएगा, फिर फॉलिंग एक्शन नीचे आएगा, और अंत में क्या आता है, कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी का मतलब सब कुछ विनाश हो जाता है, अंत आ जाता है। ये किसके हैं, पार्ट्स ऑफ ड्रामा। और अब आपकी अंतिम जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है, शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी में भी हम कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहेंगे, वो क्या है, एक चीज और, कॉन्फ्लिक्ट, CON, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इसी से कैरेक्टर स्टोरी आगे बढ़ती है। तो ये मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है, ड्रामा का। लेकिन जहां जहां स्टोरी होती है वहां सब जगह क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट के बिना तो फिर स्टोरी आगे बढ़ेगी कैसे, ठीक है। तो ये ड्रामा का एक पार्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन यदि आपको ऑप्शन मिले ड्रामा, स्टोरी, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, तब आप आंसर निश्चित रूप से क्या लिखेंगे, बोथ ऑफ दीज लिखेंगे, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू ड्रामा ऑल्सो। आप ऑप्शन देख लेना, और यदि उसमें एक लिखे ड्रामा, एक लिखे शॉर्ट स्टोरी, एक लिखे सोनेट और एक लिखे एलेजी, तब ये कॉन्फ्लिक्ट किसका है, सिर्फ ड्रामा का हिस्सा है। आगे देखिएगा, शॉर्ट स्टोरी होती क्या है। सबसे पहली तो बात ये बताएं कि शॉर्ट स्टोरी प्रोज में लिखी जाती है या वर्स में लिखी जाती है, VERS बताओ। ये सिर्फ प्रोज में लिखी जाती है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी नरेटिव होती है, NARRATIV, कैसी होती है, वर्णनात्मक होती है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप इसका। ब्रीफ फिक्शनल होती है। फिर दूसरी बात, ये फैक्चुअल नहीं होती है, कैसी होती है, फिक्शनल होती है। स्टोरी नॉन फिक्शन में नहीं आती है, किसमें, फिक्शनल होती है। नरेटिव होती है, ये वर्ड याद रखेंगे, इट इज शॉर्टर देन ए नॉवल, नॉवल से छोटी, और लार्जर देन ए फेबल, फेबल भी कहानी होती, बताएंगे कैसी होती है, उससे थोड़ी बड़ी होती है। किससे, नॉवल से छोटी, फेबल से बड़ी, उसको शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। एंड यूजुअली डील्स विद ओनली अ फ्यू कैरेक्टर्स, उसमें थोड़े से कैरेक्टर्स होते हैं। A short story falls in the range of 1000 to 7449 words। ये देख लेना भाई एक बार कि शॉर्ट स्टोरी की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, ऐसा पूछ लेंगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये इसकी रेंज होती है। फिर शॉर्ट स्टोरी दी किसने हमें, अमेरिकन राइटर एडगर एलन पॉ इंट्रोड्यूस शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश लिटरेचर, इसलिए इस आदमी का भी नाम याद रख लेना। अब शॉर्ट स्टोरी के अलग अलग प्रकार देखिएगा। फेबल, ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ एनिमल कैरेक्टर्स, होती तो शॉर्ट स्टोरी है लेकिन उसके कैरेक्टर कैसे होते हैं, एनिमल्स होते हैं। थ्रस्टी क्रो, क्या है, थ्रस्टी क्रो। विष्णुदत्त शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां सारी क्या है, फेबल है। उसके बाद एक देखें, अनेक्डोट, क्या है, अनेक्डोट, स्टोरी ऑफ ए रियल इंसिडेंट और अबाउट ए रियल पर्सन, किसी रियल पर्सन के बारे में कहानी के रूप में लिखा जाता है। पैरेबल, डिडेक्टिक सक्सेंट, डिडेक्टिक का मतलब होता है जो आपको कुछ मोरल उपदेश देती हो। अनलाइक फेबल इट हैज ह्यूमन कैरेक्टर्स, फेबल में और इसमें इतना ही अंतर होता है, पैरेबल में इसमें ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं, यानी पी से याद रखना, इसमें पर्सन, और इसमें क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। शॉर्ट स्टोरीज में आपको इतना ही याद रखना है, और मुझे लगता है कि हमने टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लिया। कल हम इसका टेस्ट रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।